वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट करा था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये आगे फिर उसी का कंटिन्यूएशन कि एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ यूज़ होती है। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी एंड एनएडीपीएच एंड O2। हमें पता है लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, एटीपी, एनएडीपीएच और O2। ऑफ दिस इसमें से O2 डिफ्यूज़ होती है, डिफ्यूज़ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाती है। वाइल एटीपी और एनएडीपी यूज़ हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए चले जाते हैं। मोर एक्यूरेटली कहें तो शुगर्स बनाने के लिए। दिस बायोसिंथेटिक फेज, तो इस फेज को क्या कहा जाता है, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये प्रोसेस लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, अल्टीमेटली डिपेंड करता है लाइट प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच। Besides CO2 and H2O, you may wonder how this could be verified. तुम सोच सकते हो ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, लाइट अनअवेलेबल है तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू करेगी कुछ टाइम तक, फिर रुक जाएगी। जब तक लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट अवेलेबल है तब तक सिंथेसिस वाली फेज चलेगी और जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो रुक जाएगी। जैसे ही फिर उसको लाइट रिएक्शन वाले प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे वापस से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। कैन वी हैन से दैट कॉलिंग बायोसिंथेटिक फेज इज अ डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, कि उसे डार्क रिएक्शन कहना मिसनोमर है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि डार्क रिएक्शन को इसलिए नहीं कहा जाता कि वो अंधेरे में होती है, वो इसलिए कहते हैं बस दोनों को उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये नाम रखे गए, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। Let us now see how ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. अब देखते हैं कि कैसे ATP और NADPH यूज़ होते हैं बायोसिंथेटिक फेज में। We saw earlier, हमने देखा था CO2 कंबाइन करती है H2O के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, शुगर प्रोड्यूस करने के लिए। It was of interest to scientists to find out how this reaction proceed, कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, और rather what was the first product found when CO2 is taken into a reaction or a fixed, कि क्या होता है जब रिएक्शन में सबसे पहले CO2 को लिया जाता है तो क्या रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है या फिर क्या चीज़ फिक्स होती है। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब देखे गए, सेवरल एफर्ट्स करे गए कि टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज़, इसे चेक करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स वगैरह भी यूज़ किए गए थे। द वर्क ऑफ मेल्विन एंड केल्विन इज एग्जाम्पलरी। इसमें कौन कामयाब हुए, मेल्विन एंड केल्विन। उन्होंने यूज़ करा था रेडियो एक्टिव कार्बन 14। तो ये PYQ में पूछा गया है रेडियो एक्टिव कार्बन कौन सा यूज़ किया गया था, दैट इज कार्बन 14 बाय हिम विद द एल्गल फोटोसिंथेसिस। और क्या करा था उन्होंने, एल्गल फोटोसिंथेसिस देखा था। उन्होंने ये डिस्कवरी करी कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है। मतलब जब हमें शुगर ग्लूकोज बनाना, दैट इज C6H12O6, ये बनाना है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कैसे आएंगे, फिक्स करते करते कार्बन को जोड़ जोड़ के ही तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो इन्होंने देखा जो सबसे पहले CO2 फिक्स होती है, मतलब जब CO2 ये रिएक्शन में जाती है तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनता है। फिर ये ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे में फिर आगे और चीज़ें बताई, इसलिए उस साइकिल को केल्विन साइकिल ही कहा गया उनके नाम के बाद। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वॉज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जिसे शॉर्ट में PGA कहते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 थर्ड कार्बन के थर्ड ग्रुप पे लगा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इन शॉर्ट PGA। ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया कि कार्बन कि हमें ग्लूकोज बनाना है, वहाँ 6 कार्बन, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ATP बात कर रहे हैं ना, कि जो ATP बनी थी कि वो ATP कहाँ यूज़ होगी। तो अल्टीमेटली बननी तो हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही बनाना है ना। तो हम ये देख रहे हैं ATP जब यूज़ होगी और उस ATP के यूज़ करने के लिए, और जब वो पूरी प्रोसेस चलेगी अल्टीमेटली बनेगा तो ग्लूकोज ही, तो CO2 फिक्स ही होगी। तो जो CO2 जब पहली बार यूज़ होगी तो पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा कि अल्टीमेटली लास्ट में ये बन जाए, तो हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, Scientists also tried to know whether all plant have PGA as the first products of CO2 fixation. Scientists ने भी ट्राई करा जानने के लिए कि जो PGA वही फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का या फिर कोई और प्रोडक्ट बनता है। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो इसके साथ साथ एक दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट की भी डिस्कवरी हुई, जहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है CO2 फिक्सेशन का वो एक एन ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ना अब वो इस बार 4 कार्बन का बनता है। दिस इज एसिड वॉज नोन एज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जैसे वहाँ पे पहली बार कार्बन को फिक्स करने पे क्या बन रहा था, PGA बन रहा था, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 कार्बन का, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OA।
क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है 4 कार्बन का, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सिंस देन, तब से CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी ऑफ 2 मेन टाइप। मतलब CO2 एसिमिलेशन तब से कितनी बार कहा गया कि कितने टाइप का होता है, 2 मेन टाइप का होता है। ऐसे प्लांट या ऐसा पाथवे जहाँ पे पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बने उन्हें C3 पाथवे के अंदर आते हैं, और जिसमें 4 कार्बन का बने वो C4 पाथवे में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ से कहा जा सकता है या कहते हैं कि CO2 एसिमुलेट करने के 2 मेन टाइप होते हैं, जहाँ पे CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट बने, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक, तो वो क्या है C3 पाथवे, और जहाँ पे पहला प्रोडक्ट बने C4 कार्बन, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो C4 पाथवे। दीज टू ग्रुप ऑफ प्लांट शोज अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट वी विल डिस्कस लेटर। आगे भी हम पढ़ेंगे पूरी C3 और C4 साइकिल, तो उसमें और चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ से पता चला कि 2 पाथवे आते हैं, आगे C4 पाथवे और C3 पाथवे। अब जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या है, कि मतलब CO2 को एक्सेप्ट जो करेगा वो प्राइमरी एक्सेप्टर है कौन। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction। अब वही क्वेश्चन हम पूछते हैं अपने आप से जो उस टाइम साइंटिस्ट लोगों ने पूछा खुद से जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, पहचानना चाहते थे डार्क रिएक्शन क्या होती है। हाउ मेनी कार्बन एटम वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टम फिक्सिंग ऑफ CO2 वुड हैव 3 कार्बन। मतलब कि हमने देखा कि वहाँ पे 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है, तो जिसने ये CO2 एक्सेप्ट करी होगी वो कितने कार्बन का रहा होगा, 2 कार्बन का। ऑब्वियसली हम यही तो सोचेंगे, एक CO2 आई 2 कार्बन वाले से कंबाइन कर गई और C3 वाला उसने प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन स्टडीज़ ये शो करती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। द स्टडी वर वेरी अनएक्सपेक्टेडली शोज दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज 5 कार्बन कीटोस शुगर। कि मतलब ये जो CO2 थी ये फिक्स होती है C5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन वाले प्रोडक्ट के साथ, दैट इज़ राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। फिर जाके ये बनाते हैं यहाँ पे 3 कार्बन वाला कंपाउंड। 3 कार्बन वाला कंपाउंड मतलब कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बन रहे होंगे तभी ये, क्योंकि ये तो फिर 6 हो गए, 6 का मिल ही नहीं रहा, 3 कार्बन वाई मिल रहा है हमको, दैट इज PgA। तो बेसिकली अब उसके 2 मॉलिक्यूल्स मिले, तो वही यहाँ पे आया। डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टूक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन। दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज C3 एसिड, तो प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन का ही होगा। उन्होंने बहुत सारे ईयर्स लगा दिए फाउंड आउट करने के लिए कि 2 कार्बन का है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, 5 कार्बन वाला ही वो मिला। नाउ द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है। इस केल्विन साइकिल को पूरा पढ़ना है हमें। क्या क्या स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन फिक्स होगी, उसके बाद रिडक्शन होगा, फिर उसके बाद आगे जाके रीजनरेशन फिर से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल। Kelvin and his co-worker then worked out the whole pathway and shows that the pathway operated in a cyclic manner। Kelvin उनके co-workers ने काम करा, पूरे pathway के बारे में बताया और दिखाया वो कैसे चलता है, एक cyclic manner में चलता है। तो जो RuBP was regenerated, जो 5 कार्बन हमारा एक्सेप्टर है वो क्या होता है, रीजनरेट होता जाता है। Let us now see कैसे कार्बन पाथवे ऑपरेट होता है, कैसे शुगर बनती है। Let us at the outset understand very clear the Kelvin pathway occur in all photosynthetic plant। तो ये बहुत क्लियर कट लाइन है कि C3 जो है Kelvin पाथवे वो हर प्लांट में मिलेगा, चाहे कि वो C3 पाथवे फॉलो कर रहा हो चाहे C4 पाथवे पे चलने वाला हो, तो C3 तो मिलने वाली ही है। मतलब केल्विन साइकिल हम कह सकते हैं 2 रास्ते हैं, C3 पाथवे और C4 पाथवे। ये कैसे हैं कि यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कितने का है, 3 कार्बन का है, सॉरी जो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट है 3 कार्बन का, यहाँ पे फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन का। ये 2 अलग अलग रास्ते हैं, 2 अलग अलग रास्ते पे तुम भले ही जाओ, लेकिन इसमें एक रास्ता कॉमन है, दैट इज़ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल मिलेगी, चाहे तुम C3 वाली रोड पे चले जाओ चाहे तुम C4 वाली रोड पे चले जाओ, लेकिन केल्विन साइकिल तुम्हें वहाँ दोनों पे मिलेगी। तो केल्विन साइकिल ऐसे समझ सकते हो, एक शॉप है, एक C3 शॉप है, एक C4 शॉप है, दोनों शॉप वाले रास्ते पे जाओ तो दोनों रास्ते पे जाओ, एक C3 वाली रोड एक C4 रोड, तो जो केल्विन साइकिल वाली शॉप है वो दोनों पे ही मिलेगी। तो ये ज़रूरी है कि केल्विन साइकिल्स हर पेड़ में मिलेगा, चाहे वो C3 पाथवे से जाए चाहे वो C4 पाथवे से जाए। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग केल्विन साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है 3 स्टेजेस में। पहली होती है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड द रीजनरेशन। तो हम चलते हैं कार्बोक्सिलेशन पे। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ CO2 इंटर स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। किस में उसको फिक्स करना है, एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्स करना। कार्बोक्सिलेशन एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, तो ये PYQ में पूछा गया है विच इज़ अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप। PYQ में पूछा गया है कि कौन सा मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है केल्विन साइकिल का, दैट इज़ कार्बोक्सिलेशन।
वेयर CO2 इज़ यूटिलाइज फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। यहाँ पे CO2 को यूटिलाइज किया जाता है कार्बोक्सिलेशन करने के लिए RUBP। कार्बोक्सिलेशन मतलब RUBP 5 कार्बन का है, कार्बोक्सिलेशन होगा, एक CO2 और ऐड हो जाएगी। दिस रिएक्शन कैटेलाइज बाय द एंजाइम RUB कार्बोक्सिलेज। और कौन सा एंजाइम कराता है इस रिएक्शन को? RUBP कार्बोक्सिलेज, जिससे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट इज रुबिस्को। तो इस एंजाइम के पास दोनों ही पावर होती हैं, दैट इज ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है और कार्बोक्सिलेशन, इसलिए इसको कहा जाता है रुबिस्को। राइबुलेज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीजनेज। तो वही लिखा है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या फिर रुबिस्को कहेंगे इसे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, पहला हो गया कार्बोक्सिलेशन, फिर आता है रिडक्शन। इसमें ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है जिसमें फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। तो वही लिखा है, दे आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड द 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। अब इनका कहना है कि यहाँ पे ATP बनेगी, ठीक है। ATP का यूटिलाइजेशन होगा फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड कराने के लिए। तो कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ हो जाते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए और 2 NADPH यूज़ हो जाते हैं रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। मतलब एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। तो क्या हुआ? NADPH जो है 2 NADPH लग गए CO2 को रिड्यूस करने के लिए और 2 ATP मॉलिक्यूल्स लग गए फॉस्फेट ऐड कराने के लिए। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल, अब 6 मॉलिक्यूल फिक्स करने हैं CO2 के, तो 6 टर्न लगेंगे साइकिल के। तो कितनी हो जाएगी? तब जाके एक ग्लूकोज का पाथवे बनेगा। तो हम कह सकते हैं 2 ATP लग रहे हैं फॉर CO2 फिक्सेशन, CO2 को फिक्स करने के लिए, ठीक है। और 2 NADPH लग रहे हैं किस चीज़ के लिए? 2 NADPH लग रहे हैं CO2 को फिक्स करने के लिए और 2 ATP खर्च हो रहे हैं फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए, मतलब फॉस्फेट ऐड कराने के लिए। रुको साफ साफ लिखते हैं। इन्होंने कहा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH खर्च हो गया किस चीज़ के लिए? CO2 को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा 2 ATP खर्च हो रहे हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए, मतलब फॉस्फेट का एडिशन कराने के लिए, दैट इज़ फॉस्फोराइलेशन। और फिर वहीं पे एक ATP, अभी हम आगे पढ़ेंगे रीजनरेशन में, एक ATP यूज़ हो जाता है रीजनरेट करने के लिए। क्या रीजनरेट करने के लिए? रुबिस्को को रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि हमें साइकिल तो चलानी है। अगर रुबिस्को ही नहीं होगा तो CO2 फिक्स नहीं होगी, CO2 फिक्स नहीं होगी तो साइकिल आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो 2 NADPH लग गए CO2 को रिड्यूस करने के लिए, 2 ATP लग गए फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट ऐड कराने के लिए और एक ATP लग गया RUBP को रीजनरेट करने के लिए। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं 3 ATP लग रहे हैं एक साइकिल जब परफॉर्म हो रही है और 2 NADPH लग रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को रिड्यूस करने के लिए कितने ATP जाते हैं? 2 NADPH। तो 6 के लिए कितने जाएंगे? दैट इज़ 2 × 6 = 12। तो कितने NADPH खर्च होंगे? 12। फिर पूछा जाता है एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स कराने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए जब हम कर रहे हैं तो टोटल कितनी ATP खर्च होगी? तो जब हमने देखा इन शॉर्ट पूरी एक साइकिल में 3 ATP खर्च हो रही हैं, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार साइकिल चलेगी, दैट इज़ 3 × 6 = 18। तो कितनी ATP खर्च होंगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए? 18 ATP लगने वाली हैं, जिसमें से 2 ATP जाती हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए और एक ATP जाती है RUBP के जनरेशन में। तो ये पूरा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 3 ATPs पर साइकिल, एक साइकिल में 3 ATP जा रही हैं, तो 3 × 6 = 18 ATP लगने वाली हैं फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वहीं पे 2 NADPH खर्च हो रहे हैं पर साइकिल, वहीं पे 2 × 6 दैट इज़
12 NADPH लगने वाले हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं फॉस्फोराइलेशन कितने ATP जाएगा, 2 ATP, रीजनरेशन के लिए 1 ATP, और CO2 को रिड्यूस करने के लिए दैट इज़ 2 NADPH। अब हम पढ़ते हैं रीजनरेशन वाला, उसी के साथ हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज़ RUBP एक क्रूशल है। तो ये पूछा जाता है क्रूशल स्टेप कौन सा है, और इससे पहले हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था दैट इज़ हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलेशन, उसमें क्या पढ़ा था, कौन सा स्टेप है, इज द मोस्ट क्रूशल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। तो मोस्ट क्रूशल दैट इज कार्बोक्सिलेशन। और रीजनरेशन भी कैसा स्टेप है, एक क्रूशल स्टेप है, ठीक है। अगर उसे कंटिन्यू रखना है, अगर साइकिल अनइंटरप्टेड चलानी है, तो द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म द RUBP। तो 1 ATP चाहिए RUBP को वापस से रीजनरेट करने के लिए। हेंस एवरी CO2 मॉलिक्यूल पूरी केल्विन साइकिल पे 3 मॉलिक्यूल्स ATP के लेते हैं और 2 NADPH के लेते हैं। इट इज़ प्रोबेबली टू मीट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज इन डार्क रिएक्शन दैट साइकिल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। तो वही कहा गया है बेसिकली, ये सब क्यों है, ताकि जो आगे साइकिल पूरी होती है, जो भी वहाँ पे डिफरेंस आ रहा था ATP NADPH में, जो डार्क रिएक्शन में यूज जाती है, वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही होती है। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अब हमें वही कहा है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टन बार एक साइकिल में, तो भाई एक CO2 ही फिक्स हो पा रही है ना, 6 बार CO2 फिक्स होगी तब जाके हमारा ग्लूकोज बनेगा। तो एक साइकिल में लग रही है हमारी टोटल 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं। तो 6 साइकिल के लिए कितने लगने वाली है, 3 × 6 एंड 2 × 6, जो हम कर ही चुके हैं 18 और 12। तो कितने लगेगी, 18 ATP इन जाएगी, 12 NADPH अंदर जाएगा, 6 CO2 जाएंगे, बाहर क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज, 18 ADP और 12 NADP। तो ये पूरा ऐसे ये चीज़ परफॉर्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जहाँ तक है ये चीज़ तुम्हें समझ ही आई होगी, मैंने अच्छे से बताइए पूरा कि कैसे कहाँ चीज़ क्या जा रही है, कितना क्या कैसे खर्च हो रहा है, कितनी ATP कहाँ जा रही है। एक बार फिर बताती हूँ कितनी ATP कहाँ जाएगी। यहाँ लिखते हैं 3 टोटल कितनी खर्च होती है एक साइकिल में, 3 ATP पर साइकिल, ठीक है। 2 NADPH पर साइकिल, तो एक साइकिल में एक CO2 जाएगी, 6 साइकिल में 6 CO2 जाएंगे, ठीक है। तो 6 × 2 दैट इज 12 NADPH and 6 × 3 that is 18 ATP। तो ये हमारा पूरा खर्चा है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें समझ आ गया होगा। इसको आप ऐसे ही अपनी NCERT में साइड में लिख लो, ताकि जब रिवाइज़ करो तो ये कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाए। होपफुली तुम्हें ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा C4 पाथवे। और अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया हो, इसमें कोई भी डाउट हो, तो कमेंट में मेंशन कर देना या फिर मुझे DM कर देना है इंस्टा पे। मैं वहाँ पे तुम्हारा डाउट बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी, या फिर मेल भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे C4 पाथवे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।